Hey guys, this is Akmal Khan and welcome to our new video. क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा डे 4 है। ये लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसे पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला पार्ट ये आपका है। इससे पहले हमने आपका 3 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी रिवाइज करा दिया है। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं और फिर जितना क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे समझने का ट्राई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसका खंडन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि जो जैव शक्ति सिद्धांत है जो कि वर्जिलियस का है, ये क्या है। तो वर्जिलियस एक वैज्ञानिक थे। इनकी एक धारणा थी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं इन्हें केवल जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं इन्हें केवल जीवधारियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो जीवधारी हैं इनमें ही जैविक शक्तियां उपस्थित हैं। इसलिए जो हम कार्बनिक यौगिक को केवल जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, ना कि इसे प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ऐसा इनका एक विचार था, जिस विचार को आगे चल के जैव शक्ति सिद्धांत का नाम दिया गया। इसके बाद जब आगे आपका क्वेश्चन बनता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ, तो आइए उस पर पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि आपका ये जो है इसका खंडन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके ही एक छात्र थे जिनका नाम था जॉन ओलर। इन्होंने दो अकार्बनिक पदार्थों को लिया। वो पदार्थ कौन कौन से थे? अमोनिया को लिया इन्होंने, और यहाँ HOCN रहेगा, HOCN, जिसका नाम है सायनिक अम्ल। इन्होंने सायनिक अम्ल को लिया और अमोनिया को लिया। इनके बीच इन्होंने अपक्रिया कराया, तो इन्होंने NH4CHO, जिसका नाम है अमोनियम साइनाइड, इसको प्राप्त किया। फिर अमोनियम साइनाइड को लिया और उच्च ताप पर गर्म किया, तो यूरिया बन गया है, जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। इन्हीं के एक छात्र ने इनके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया और यहीं से इसके बाद कोल्वे आए जिन्होंने मेथेन गैस बनाया। फिर ऐसे से जो इनका धारणा था ये धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप जैव शक्ति सिद्धांत जानेंगे तभी उसका खंडन आप कर पाएंगे, उसका खंडन आप जान सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आपको मैंने बताया कि वर्जिलियस थे, एक वैज्ञानिक थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो वर्जिलियस थे इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत में कहा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं इन्हें केवल जीवधारियों से प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। लेकिन इनके शिष्य ने जिनका नाम था जॉन ओलर, इन्होंने दो अकार्बनिक पदार्थों को लिया और यूरिया बना दिया। इससे इनके नियम का खंडन हुआ। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है, जो आपका क्रियाविधि है, ये आप जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुलकता क्या है। तो बहुलकता क्या होता है? जब एक ही मूलानुपाती सूत्र से दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं या प्राप्त किया जा सकते हैं, तो ऐसी परिघटना में बहुलकता बनता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं कि C2H2 है और C6H6 है। ये दोनों एक ही समूह के सदस्य हैं, जिनमें CH दोनों में कॉमन है। तो जब एक ही मूलानुपाती सूत्र में दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया सकते हैं, तो ऐसी परिघटना को बहुलकता कहते हैं। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देकर लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शातीय श्रेणी क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अनुसार के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जिनमें प्रत्येक सदस्य समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, ऐसे सदस्यों को शातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे शातीय श्रेणी में एग्जाम्पल के रूप में CH4, C2H6, C3H8, तो एक ही क्रम में बढ़ते जा रहे हैं, एक ही फार्मूला इस पे लागू हो रहा है, तो ऐसे श्रेणी को आप सजातीय श्रेणी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। IPSC नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, इससे बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो IPSC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आइए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका ईथर। अब आप ईथर कैसे पहचानेंगे? अगर ईथर सदस्य का कोई समूह आपके सामने दिखा, उसका नामांकन करना है तो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n2n+2O। इस सामान्य सूत्र यही होता है। इसका सबसे छोटा सदस्य CH3OCH3, जिसका नाम होता है मिथाक्सी एथेन। इस प्रकार की यौगिक का IPSC नाम लिखते समय समूहों में R और R डैश, R आपका R और R डैश में जो सबसे छोटा होता है उसके संगत एल्केन में एन हटाकर हम ऑक्सी जोड़ देते हैं, तथा उसका जो बड़ा सदस्य होता है उसमें हाइड्रोकार्बन के रूप में हम चुनते हैं। एग्जाम्पल थ्रू जैसे लेते हैं आप, ये मान लीजिए आपका एक यौगिक है CH3OC2HCH3, ये मान लीजिए आपका कोई सदस्य है, इसका आपको नामांकन करना है। तो इसमें
जो सबसे छोटा सदस्य रहेगा उसका एन हटाकर हम ऑक्सी जोड़ देते हैं। जैसे कि आपका सबसे छोटा सदस्य यही है CH3, तो इसका हम एन हटाकर इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा आपका एथॉक्सी, और उसके बाद जो बड़ा वाला रहेगा उसमें हाइड्रोकार्बन जोड़ देते हैं तो आपका एथेन है, तो एथेन लिख देंगे। तो एथॉक्सी एथेन, इस तरीके से आप ईथर का नामकरण करेंगे। आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड समूह की ओर। एल्डिहाइड समूह क्या कहता है आपका? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस O, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इसके सबसे छोटा सा HCHO जिसका नाम है मेथेनल। इसका आईपीएससी नाम लिखते समय इसके संगत एल्केन में अंत में अल जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका एल्डिहाइड समूह। CHO इसका प्रतीक है। तो कैसे लिखेंगे नाम? मान लीजिए सबसे छोटा सा ले लेते हैं HCHO, तो इसमें बहुत ही सिंपल होता है, इसके संगत एल्केन में अल जोड़ देते हैं, तो ये एक एक कार्बन है, तो एथेन आपका है, मेथेन है, तो इसमें मेथेन में से आप हटाकर एल्केन है, तो मेथेन आपका हटाकर अल जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेथेनल। मेथेनल, ये जो है इस तरीके से एल्डिहाइड का नामांकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सदस्य की ओर जिसका नाम है एल्कोहलिक समूह। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है एल्कोहलिक समूह। तो ऐसे यौगिकों का नामांकन करते समय आपको ध्यान में रखना होगा कौन कौन सी चीज, आइए देखते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH जुड़ा होता है, मान लीजिए कोई भी एक समूह है, यौगिक है CH3 CH2 मान लीजिए और OH है, इसमें OH जुड़ा है, तो ऐसे यौगिक को एल्कोहलिक समूह कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक का आईपीएससी नाम लिखते समय इसके संगत एल्केन में आल जोड़ते हैं, तो ये है। तो इसमें कौन कितने कार्बन है? 1 2, तो ये क्या हो गया मेथ एथ एथ है, तो इसका नाम क्या हो गया एथेनॉल। तो इस तरीके से एल्कोहलिक का नामांकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट यौगिक की ओर जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह जो है आपका अगला है हमारा, जिसका सामान्य सूत्र RC OH होता है। इसका जो प्रतीक क्या होता है? RCOOH, और इसका सामान्य सूत्र CnH2nO2। ये इसका आईपीएससी नाम लिखते समय इसके संगत एल्केन में आप ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। जैसे आपका एथेन एथेन है तो एथेनोइक अम्ल, मेथेन है मेथेनोइक अम्ल, तो इस तरीके से इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं आप। इसके बाद जो आपके जो भी अपक्रिया हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, एमीन हो गया आपका, और जो है आपके प्रेरिक प्रभाव आगे हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो वीडियोज 3 चैप्टर तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।